बम्बई में अमजद का अपने किसी खास एजेंट से राब्ता कायम हो चुका था। शाम को मैंने नया सूट पहना, अपना ब्रीफ केस साथ लिया, चंद एक कपड़े और चप्पल वहीं रहने दी, ताला लगाया और चाबी होटल के मैनेजर के हवाले करते हुए उसे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बगर्ज़े सैरो तफरी दोस्तों के साथ गुलमर्ग जा रहा हूँ। मैंने होटल से निकलते ही एक टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। जब मैं बोर्डिंग कार्ड हाथ में थामे तैयारे की सीढ़ी की तरफ जा रहा था तो मैंने अमजद को देखा। उसके हाथ में भी ब्रीफ केस था। वो जर्द रंग के समर सूट में मलबूस था। उसने मेरी तरफ सरसरी तौर पर भी आंख उठाकर न देखा। तैयारे में उसकी नशिस्त मुझसे काफी फासले पर थी। ठीक वक्त पर तैयारा फजा में बुलंद होकर बम्बई की तरफ महवे सफर हो गया। बम्बई पहुंचे तो रात हो चुकी थी। बम्बई शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैं अमजद को निगाह में रखे हुए था, मगर अराइवल लाउंज में वो कहीं गायब हो गया। मैं खामोश रहा। चुपचाप लाउंज से निकलकर बाहर टैक्सी स्टैंड पर आया तो किसी ने टैक्सी में से आवाज दी, अगर आपको मुतंगा की तरफ जाना है तो मेरे साथ आ जाइए, आधा किराया आप दे दें, आधा मैं दे दूंगा। मैं दिल में मुस्कुरा दिया, जल्दी से बोला थैंक यू, मुझे मुतंगा ही से लोकल ट्रेन पकड़नी है। मैं दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर अमजद के साथ बैठ गया। टैक्सी मुतंगा की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अमजद ने मुझसे कोई बात न की। बम्बई की रात बड़ी रोशन और जगमगा रही थी। आसमान बादलों में घिरा हुआ था। मैंने कहा यहाँ बरसात बहुत होती है। अमजद ने आहिस्ता से हूँ कहा और आंखें बंद करके सर पीछे लगा दिया। मैंने भी उसके बाद कोई बात न की। टैक्सी ड्राइवर सिख था। टैक्सी बम्बई शहर की रोशनी से भरपूर आबादी में दाखिल हो गई। मतुंगा रेलवे स्टेशन के बाहर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। अमजद ने जेब से बटवा निकाला और बोला, लाइए महाराज, अपने हिस्से के 20 रुपए दे दें। मैंने 40 रुपए में टैक्सी की थी। मैंने अपने हिस्से के 20 रुपए अदा कर दिए। अमजद का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रणाम किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चला। रेलवे स्टेशन पर काफी रश था। लोग रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए गेट की तरफ जा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा। एक सुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। पीछे से अमजद की आवाज आई, हमें यहाँ से विक्टोरिया पकड़कर भिंडी बाजार जाना होगा। अब हम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, आओ मेरे साथ। स्टेशन से बाहर निकले तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। विक्टोरिया में बैठे और भिंडी बाजार आ गए। रास्ते में अमजद ने मुझे बताया कि जहां हमारा अपना आदमी है वो हमारे कमांडो अटैक का सारा इंतजाम करेगा। उसकी मदद के बगैर हम अपने मिशन की तकमील नहीं कर सकते। भिंडी बाजार मुंबई का एक गुंजान आबाद इलाका है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ जो हमारा एजेंट था, मैं उसका नाम और पता नहीं बताऊंगा आपके लिए। उसका नाम जमशेद है। दरमियानी उम्र का आदमी था। बाजार में एक दुकान करता था। बिल्कुल बम्बई वाला बन चुका था। वैसी ही जबान बोलता, पान हर वक्त मुंह में रखता। उसने मुझसे मिलकर किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार न किया। बस वैसे ही मिला जैसे मैं कोई कारोबारी आदमी हूँ। हमें साथ एक गोदाम में ले गया जो दुकान से थोड़े फासले पर एक गली में था। यहाँ उसने पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, तुम जिस हुलिये में दिल्ली से चले थे उसी हुलिये में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ मुश्किल में फंस जाऊं। उसका लहजा तल्ख था। बोला, तुम मुझे बिल्कुल अनाड़ी लगते हो। फिर अमजद की तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांट पिलाई, तुम्हें भी इसका ख्याल नहीं आया? रात तुम दोनों को इस गोदाम में रहना होगा। वो सामने एक कोठरी है, वहां चले जाओ। मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। तुम लोगों ने खाना खाया? अमजद ने बताया कि खाना हमने जहाज में ही खा लिया था। वो हूँ कहकर गोदाम से निकल गया। दरवाजा बंद करके बाहर से उसने ताला लगा दिया। अमजद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, वाकई मुझसे भूल हो गई। तुम्हें श्रीनगर में ही अपना हुलिया तब्दील कर देना चाहिए था। उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये हमारा बेहद कीमती आदमी है, हर वक्त जान हथेली पर रखता है। आओ कोठरी में चलकर जरा कमर सीधी करते हैं। कोठरी की फजा घुटी घुटी थी। सिर्फ एक रोशनदान था जो शायद दूसरी गली में खुलता था। एक कमजोर सा बल्ब छत से लटक रहा था जिसकी रोशनी बल्ब से भी ज्यादा कमजोर थी। मच्छर बहुत ज्यादा थे। हमने सिगरेट सुलगा लिए जिसके धुएं की वजह से मच्छर थोड़ी देर के लिए फरार हो गए। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजरा। हमारा आदमी यानी जमशेद ठीक 1 घंटे बाद आया। हम जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। जमशेद के हाथ में एक खाते का रजिस्टर था। आते ही उसने रजिस्टर खोलकर उसमें से एक तय किया हुआ कागज निकाला। उसे खोलते हुए बोला, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला कल सुबह ही मिल गई थी। मैंने तुम्हारे टारगेट के लिए जरूरी नक्शा तैयार कर लिया है। उसने कागज चटाई पर दरमियान में बिछा दिया। उस पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी थी और कहीं कहीं अंग्रेजी के हुरूफ भी लिखे हुए थे। ये नक्शा पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। इस नक्शे से हमें अपने टारगेट के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। जमशेद ने नक्शे को वहीं फाड़ कर उसके टुकड़े माचिस सुलगा कर जला डाले। बोला, बाकी तफसीलात तुम्हें पूना जाकर मिल जाएंगी। तुम्हें कल दिन के 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ना होगी। पूना रेलवे स्टेशन से तुम सीधे कालीकर मंदिर जाओगे। वहाँ मंदिर के बाहर इमली के दरख्त तले तुम्हें एक जट्टाधारी साधु मिलेगा। तुम उसे वो कोड लफ्ज बताओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, तुम तैयार रहना। ये कहकर उसने खाता रजिस्टर बगल में दबाया और कुछ कहे बगैर निकल गया। बाहर से उसने गोदाम मुकफ्फल कर दिया था।
बाकी रात हमें उसी काल कोठरी में ही गुजारनी पड़ी। रात 1 बजे तक हम अपने मिशन और पूना वाले अपने साथी के बारे में कयास आराइयां करते रहे। हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि पूना वाला एजेंट हमारे तूफानी कमांडो अटैक के सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकेगा। वहीं मच्छरों से जंग करते करते आखिर हमें नींद आ गई और हम सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब जमशेद हमें जगा रहा था। वो अपने साथ एक गठरी लाया था। सबसे पहले उसने हम दोनों के सर मूंड डाले। मेरी मूछें थीं, वो भी सफा चट कर दी। अमजद के खूबसूरत बाल भी साफ कर दिए। गोदाम के कोने में ही गुस्ल खाना था। हमने बारी बारी गुस्ल किया। जमशेद ने खास तौर पर मेरी ठोड़ी पर फ्रेंच तर्ज की एक असली बालों की बनी हुई दाढ़ी को ग्लू के जरिए ऐसी पक्की तरह से चिपका दिया कि मेरे खींचने पर भी वो अपनी जगह से न हिली। कहने लगा, इसे ज्यादा जोर से खींचोगे तो ये उतरेगी नहीं, बल्कि तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारा हुलिया तब्दील करने की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि तुम दिल्ली में सरकारी ओहदे पर फाइज हो। अब जल्दी से तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। कपड़े क्या थे? 2 पुराने से पाजामे और खद्दर के कुर्ते और मुख्तलिफ रंगों की ठंडी सदरियां थीं। ऐसा लिबास सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में आम पहना जाता है। जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम मराठी जबान रवानी से बोल लेते हो। अमजद सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और अंग्रेजी ही जानता है। इसे ज्यादा बोलने का मौका मत देना। उसके बाद उसने अमजद को भी हिदायत की कि वो हिंदी में ही बात करे। हमारे अपने कपड़े उसने वहीं गठरी में लपेट कर रख दिए। हमारे पास इंडियन करेंसी में कोई 300-400 के करीब रुपए थे। वो उसने हमारे पास ही रहने दिए। कहने लगा, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पूना में तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कुछ पूछना चाहा तो जमशेद ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं होता। अब जो कुछ पूछना है पूना वाले से पूछना। फिर घड़ी देखकर बोला, पूना एक्सप्रेस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से चलेगी। अभी आधा घंटा बाकी है, मगर तुम निकल जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। अमजद, तुम रास्ता जानते हो, आगे आगे रहना। हमने खद्दर की टोपियां पहन ली थी। मेरी टोपी का रंग सलेटी और अमजद की टोपी का रंग सफेद था। हम बिल्कुल महाराष्ट्र के बाशिंदे बनकर हाथों में पटसन के थैले पकड़े गोदाम से निकलकर गली में आ गए। टोप के नीचे मेरा सर मुड़ा हुआ था। ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी। इस हुलिये में मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। हमारी पेशानियों पर 3 लकीरों वाला विष्णु का निशान लगा था। भिंडी बाजार से हम टैक्सी में बैठे और बोरी बंदर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पूना के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीदे। प्लेटफॉर्म पर आए तो सामने ट्रेन खड़ी थी। ये पूना एक्सप्रेस थी। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डिब्बे में चढ़कर चुपचाप बैठ गए। हमने भी दूसरे लोगों की तरह बीड़ियां सुलगा ली और खामोशी से पीने लगे। मैंने मराठी जबान में अमजद से एक बात की। अमजद ने यूं ही हूं कहकर सर हिला दिया। मैं दूसरे मुसाफिर पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं भी मरहट्टा हूँ। पूना तक हम अपनी जगह पर बैठे रहे। अमजद भी उस शहर से वाकिफ था। मैंने तो उस इलाके की काफी सयाहत की हुई थी। मुझे एक ही फिक्र थी कि पूना रेलवे स्टेशन पर कोई CID वाला मुझे पहचान न ले। लेकिन फिर ख्याल आया कि इस हुलिये में इतनी दूर से CID वाले मुझे मुश्किल ही से पहचान सकेंगे। ट्रेन पूना जंक्शन पर आकर रुकी तो हम भी मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गए। हमने एक रिक्शा लिया और उसे कालीकर मंदिर की तरफ चलने को कहा। कालीकर मंदिर शहर के मगरबी इलाके में वहां से 4-5 किलोमीटर के फासले पर मुजाफात में वाक़ था। बादल जहां भी गहरे थे, अलबत्ता बारिश नहीं हो रही थी। सड़कें गीली थी। मंदिर के दाएं जानिब इमली का घना दरख्त था। हमें उसके नीचे एक जट्टाधारी साधु बैठा चिल्लम पीता नजर आया। जमशेद ने हमें अपना कोड वर्ड बता दिया था। अमजद और मैं दोनों उस साधु के पास जाकर बैठ गए। वहां पहले से 2 औरतें बैठी थी। जब वो उठकर चली गईं तो मैंने हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार किया और आहिस्ता से जमशेद का बताया हुआ कोड वर्ड दोहराया। जट्टाधारी साधु ने चिल्लम अपने होंठों से हटाकर अलग रख दी। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। हमारी तरफ सुर्ख आंखों से घूर कर देखा और बोला, मंदिर के पीछे ताड़ के दरख्तों में एक छोटी सी सड़क जाती है, उस पर चलते जाना। आगे एक पुलिया आएगी। पुलिया से उतरकर बाएं जानिब खेतों में हो जाना। जहां खेत खत्म होंगे वहां दरख्तों के नीचे एक कोठरी मिलेगी। इस कोठरी के बाहर जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता राम नाम का जाप करते रहना। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वहीं मिलूंगा। हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर के अकब में आकर पाम के दरख्तों वाली सड़क पर चलने लगे। आगे पुलिया आई तो बाएं जानिब खेतों में हो गए। खेत जहां खत्म हुए वहां एक छोटी सी खुली जगह में दरख्तों के नीचे खपरेल की छत वाली बोसीदा झोंपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर पानी का एक घड़ा पड़ा था। कोठरी का दरवाजा बंद था। सामने छोटा सा चबूतरा था जिस पर लोहे की सलाख पर लगा सुर्ख रंग का झंडा हवा में लहरा रहा था। मैं और अमजद चबूतरे के सामने जमीन पर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। वहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने अमजद से कहा, ये आदमी मुझे हमारे मिशन के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि हमारे कमांडो अटैक में मददगार साबित होगा। अमजद ने आहिस्ते से कहा, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, खामोशी से बैठे रहो। हमें वहाँ आधा घंटा गुजरा होगा कि सामने से वही जट्टाधारी साधु जो हमारा साथी एजेंट था हाथ में त्रिशूल पकड़े पगडंडी पर आता दिखाई दिया। वो आते ही चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर हमें देखा और कहने लगा, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो इसी जगह
जगह पर आ जाना, तुम्हें क्या करना है मुझे सब कुछ बता दिया गया है। ये जो कुछ हो रहा था मुझे बच्चों का खेल लग रहा था। मुझे इस हकीकत का पूरा एहसास था कि मैं कमांडो अटैक का जो मिशन लेकर जहां आया हूं वो बच्चों का खेल नहीं है। इसके बरक्स मेरा कश्मीरी साथी अमजद बिल्कुल मुतमईन था। वो उठने लगा तो मैंने साधु एजेंट से सवाल किया, आप लोग हमें किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर सकेंगे? ये सुनते ही जट्टाधारी साधु एजेंट की तन बदन में आग लग गई। मेरी बात को सख्ती से काट कर गुस्सीली आवाज में बोला, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हें किस जाहिल ने यहाँ भेज दिया है? आमिर ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। चलो यहाँ से आमिर। वो मुझे करीबन घसीटता हुआ खेतों की तरफ ले गया। रास्ते में उसने मुझे सख्ती से हिदायत की कि आइंदा कभी ऐसा सवाल मत पूछूं। मैं चुपका हो रहा, लेकिन दिल में एक मायूसी और बेदिली की कैफियत छाने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि ये साधु किस्म का आदमी हमारे लिए कुछ न कर सकेगा और मुमकिन है मुझे अकेले ही इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम को सर करने के लिए निकलना पड़े, जिसमें मेरी जान का चला जाना साफ दिखाई दे रहा था। अमजद मुझे लेकर वहाँ से करीब ही एक 3rd क्लास किस्म के होटल में आया, जहाँ बैठकर हमने चाय पी। फिर एक पार्क में दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को उसी होटल में जाकर चावल और दाल खाई। फिर चाय पी और पार्क में जाकर एक तरफ घास पर लेटकर बातें करने लगे। वहाँ कुछ और लोग भी दरख्तों के नीचे साए में लेटे हुए थे। वहाँ लेटना कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसीलिए अमजद मुझे वहाँ ले आया था। हमारे ऊपर इमली के दरख्त का साया था। उस दरख्त की शाखों और हरी भरी नोकीली झालरदार पत्तियों को देखकर मुझे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वो तारीख जंगल याद आ गए, जहाँ सिधा के साथ मैंने कभी फरामोश न होने वाले यादगार मगर इंतहाई खतरनाक दिन गुजारे थे। मुझे सिधा बेख्तियार याद आ गई। किस कदर कयामत खेज औरत थी वो, केसरी आंखें और गले में लटकता हुआ स्याह काला सांप। मैंने आंखें बंद कर ली। पुराने दिनों के रंगीन और आतिशनाक साए मेरी बंद आंखों में लहराने लगे और मेरी बंद आंखें जलने लगी। मैंने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली और उसके कश लगाते हुए सिधा के आतिशनाक यादों में खो गया। रात बेआरामी से गुजरी थी, मुझे नींद आने लगी। अमजद ने मुझे ऊँगते हुए देख कर कहा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। जाने क्यों मैं अपने मिशन से कुछ नाउमीद सा हो गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश न रहा, फिर कोई मेरे शाने झंझोड़ रहा था। मैंने आंखें खोल दी। अमजद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उठो, शाम हो रही है। मैं उठकर बैठ गया। देखा कि वाकई सूरज गुरूब हो चुका था और पार्क में शाम की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हम पार्क से उठकर उसी बोसीदा होटल में आए, चाय पी, बीड़ियां सुलगाकर वहीं बेंच पर बैठे बातें करने लगे। मैं मरहट्टी में बातें कर रहा था और अमजद हूँ हाँ कर रहा था। ये इसलिए जरूरी था कि हमारे करीब ही 2 आदमी बैठे इस जबान में बातें कर रहे थे। फिर हम होटल से उठे और पार्क से गुजरते हुए रेलवे लाइन को अबूर करने के बाद एक वीरान सी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। हम वक्त गुजार रहे थे। हमें रात के अंधेरे का इंतजार था, जो मगरबी उफक से उतरकर पूना शहर की इमारतों की बत्तियां रोशन करता हमारी तरफ बढ़ रहा था। बादल उसी तरह आसमान पर छाए हुए थे। जब हमारे इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया तो अमजद ने आहिस्ता से कहा, अब बीड़ी मत सुलगाना, आओ अपने आदमी के झोंपड़े में चलते हैं। मैंने कहा, अमजद मुझे इस शख्स से कुछ ज्यादा तवक्को नहीं है, बेहतर है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें। अमजद ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जट्टाधारी साधु यानी अपने एजेंट के झोंपड़े के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लगता था कि वहाँ कोई नहीं है। मैं झोंपड़े के करीब जाने वाला था कि अमजद ने वहीं झोंपड़े के करीब बिठा लिया और आहिस्ता से बोला, उसने हमें यहाँ बैठने को कहा था, इसी जगह खामोशी से बैठ जाते हैं। मैं अपने दिल पर जबर करके बैठ गया। मेरी दाढ़ी की वजह से ठोड़ी की जिल्द खिंच सी आई थी और हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इतने में एक साया हमारे करीब से गुजर गया और आवाज आई, मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये हमारे जट्टाधारी साधु की आवाज थी। वो आगे आगे अंधेरे में जा रहा था। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। हमारे दरमियान बमुश्किल 7 कदमों का फासला होगा। कश्मीरी मुजाहिद अमजद मेरे आगे चल रहा था। जट्टाधारी साधु हमें वहां से लेकर एक ढलान उतरने लगा। सामने ऊंचा नीचा सुनसान अंधेरा मैदान था। इस मैदान में आगे जाकर ईंट पत्थरों की ढेरियां जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। इन ढेरियों से गुजरे तो एक ऊंची दीवार के खंडर देखे, जिनके करीब ही एक ट्रक का ढांचा पड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स हमें कहाँ लिए जा रहा है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर वो हमें लेकर टीले के नशेब में आधे गिरे हुए ऐसे दरवाजे के पास आ गया, जिसकी चौखट शहतीरों की बनी हुई थी और एक जानिब का शहतीर नीचे को झुका हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। जट्टाधारी साधु एजेंट वहां रुक गया। जब हम पत्थरों के दरमियान से गुजरते उसके पास आए तो उसने हमें अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अंधेरे में दाखिल हो गया। मालूम हुआ कि ये किसी जमाने में कोई कान थी जिसमें से तांबा निकला करता था। एक मुद्दत से ये कान वीरान पड़ी थी और इधर कभी कोई नहीं आया था। शायद कान में से जितना तांबा निकल सकता था निकाला जा चुका था। हम पत्थरों में खुदी हुई मसनूई सुरंग में से गुजर रहे थे जहां फजा में हब्स था। साधु एजेंट ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन की तो मैंने देखा कि कान की दीवारों में बड़े बड़े शगाफ पड़े थे। इस मसनूई सुरंग के अंदर एक
एक और छोटी सुरंग थी जिसमें 4 सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। इस दूसरी सुरंग में एक जगह पत्थरों को हटाकर लकड़ी के कटे हुए आधे टुकड़ों को जोड़कर एक केबिन सा बनाया गया था। जब कान चालू हालत में थी तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी सामान रखा जाता था। इस केबिन में हमारे साधु एजेंट ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। हम इस केबिन में बैठ गए। यहाँ खुदा जाने किस तरफ से ताज़ा हवा आ रही थी। हमारे एजेंट ने हमें यहाँ बैठकर हमारे कमांडो अटैक मिशन के टारगेट शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में एक तफसील ज़हन नशीन करवाई। उसने बताया कि ये बहरी तरबियत गाह बेशुमार बैरकों पर मुश्तमिल है। इन बैरकों को पहाड़ी ढलानों पर वाक़े गुंजान दरख्तों के जंगल ने घेर रखा है। उस जंगल में कई एक बरसाती नदियां हैं। ट्रेनिंग सेंटर की बैरकें यू शक्ल में हैं। उनके सामने एक परेड ग्राउंड है। ग्राउंड की एक जानिब फ्लैग पोस्ट है जहां भारत का तिरंगा और बहरिया का अपना झंडा लहराता रहता है। इस तरबियत गाह में सैकड़ों भारतीय कैडेट ज़ेरे तरबियत हैं। फ्लैग पोस्ट के अकब में एक ब्लॉक की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। इस विंग से हटकर एक शफाफ झील बनी हुई है जो बहुत वसी और गहरी है। पहाड़ी आबशारों का पानी उस झील में गिरता है और जुनूब की तरफ झील में से निकलकर बांसों की जंगल में एक नदी की शक्ल में बहता रहता है। हर ब्लॉक और विंग में लाउड स्पीकर नस्ब हैं जिन पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से अहकामात सुनाए जाते हैं। हमारे एजेंट ने गंभीर आवाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के विंग के नीचे एक खुफिया तहखाने में हो रहा है। यहाँ किसी गैर आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर का कोई जवान या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई एहलकार भी उस जगह नहीं जा सकता। चंद एक साइंसदान ही यहाँ मुकम्मल राजदारी से काम करते हैं। सुबह के वक्त वो आम लिबास में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के एक खुफिया लिफ्ट से उस तहखाने वाली लेबोरेटरी में जाते हैं। शाम को फिर आम कपड़ों में वहाँ से निकलकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनके क्वार्टर भी उसी ट्रेनिंग सेंटर के एक विंग में ही बने हुए हैं। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से ज्यादा देर बाहर रहने की भी इजाजत नहीं है। ये भारत के आला तरीन साइंसदान हैं जो इस काम को कौमी फरीजा समझ रहे हैं। उन्हें भारी तनख्वाह दी जाती है। इतनी सहूलतें मिलती हैं कि शायद भारत के सदर को भी न मिलती हों। फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस के 2 आदमी एक एक साइंसदान की हर वक्त निगरानी करते रहते हैं कि कोई उन्हें अगवा न करे या उन्हें किसी किस्म की साजिश में न उलझाए। हम खामोशी से अपने साधु एजेंट की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कह रहा था इस तहखाने में किसी अजनबी का दाखिल होना नामुमकिन है। यहाँ सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि दाखिल होने से पहले साइंसदानों का पूरा एक्सरे किया जाता है। 1 साल की भरपूर और जबरदस्त कोशिश के बाद हमें सिर्फ इतनी ही खबर हो सकी है कि तहखाने में एटमी तजुर्बागाह है और यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ एटमी हथियारों पर काम हो रहा हो। अब मैंने जबान खोली और पूछा, अगर तहखाने में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो फिर पानी की भारी मिकदार का इस्तेमाल होता होगा। क्या आप हमें इतना बता सकते हैं कि इस पानी के निकास का क्या इंतजाम है? हमारे एजेंट ने अपनी लंबी दाढ़ी को बालों से सुलझाते हुए कहा, पानी एक बहुत बड़े पाइप के जरिए तहखाने में लाया जाता है और एक वैसे ही बड़े पाइप के जरिए ट्रेनिंग सेंटर के पास जो मसनूई झील बनी है उसमें डाल दिया जाता है। मैंने पूछा कि क्या ये पाइप झील के किनारे बाहर बना हुआ है? इसके जवाब में उसने बताया कि ये पाइप झील के अंदर ही उतार दिया गया है जिसमें से पानी अंदर ही अंदर पाइप से निकलकर इस झील में शामिल हो जाता है। अब मैंने उसे और अमजद को अपना कमांडो अटैक प्लान समझाना शुरू किया। ये प्लान उसी वक्त मेरे जहन में आया था और मुझे मेरे वसी तजुर्बे ने बता दिया था कि खुफिया एटमी तजुर्बागाह में दाखिल होने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं। मेरे प्लान को सुनकर जट्टाधारी एजेंट मेरा मुंह तकने लगा। अमजद खामोश था। उसने ज़हनी तौर पर मेरे तूफानी और बेहद खतरनाक प्लान को कबूल कर लिया था क्योंकि उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। जट्टाधारी एजेंट ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ते हुए कहा, इस ऑपरेशन में तुम्हारे वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने कहा, हम जान बेचकर वतन अजीज की सलामती का सौदा करने के लिए आए हैं। बरादर अजीज, हम जिंदा वापस जाने की उम्मीद लेकर नहीं आए लेकिन वापस जरूर आएंगे। जट्टाधारी एजेंट ने एक तवील सांस भरा, फिर बोला, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझे बताओ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने वो तमाम चीजें उसे अच्छी तरह से जबानी याद करवा दी जिनकी हमें इस कमांडो अटैक में अशद जरूरत थी। वो बोला, ये सारी चीजें यहाँ जमा करने में 2 दिन जरूर लग जाएंगे। इतनी देर तुम्हें इस जगह रहना होगा। दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह तुम कान से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, वो भी बारी बारी। उसके बावजूद तुम्हें चौकस रहना होगा। ये मैं तुम्हारी सेफ्टी और तहफ्फुज के लिए कह रहा हूँ। मैं कल सुबह तुम्हारे लिए खाने के लिए रोटी और अचार ले आऊंगा। पानी यहाँ कोने वाले टीन के ड्रम में भरा हुआ है। ये मैं रोज शाम को आकर भर जाया करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, कल सुबह आऊंगा। वो चला गया। मैं और अमजद अपने प्लान पर गौर व फिक्र करने लगे। मैंने उसे अपनी हिकमत अमली की तमाम जुज़ियात समझा
चाहती थी। वो मेरे साथ इस खतरनाक तरीन मिशन में कूद पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। हमारा मिशन इस कदर इंतहाई जुर्रतमंदाना और हलाकत खेज था कि उसमें कूद पड़ने वाली बात ही थी, या तो हम नहीं या सामने वाला नहीं। इस मिशन में ये बात नामुमकिन थी कि हम दोनों में से कोई एक तबाह बर्बाद ना हो। रात गुजर गई। सुबह हम बारी बारी कान से बाहर निकल कर थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहे और फिर वापस आकर सुरंग के केबिन में बैठ गए। हमें केबिन में वापस आए आधा घंटा ही गुजरा था कि हमारा एजेंट आ गया। उसके कांधे से एक बोगचा लटका हुआ था। उसमें से उसने हमें 2 रोटियां और अचार निकाल कर दिया। हमने मजे से खाया और बीड़ियां सुलगा कर पीने लगे। अब एजेंट ने हमें ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि वो हमारे लिए इंतहाई ताकतवर बमों का इंतजाम नहीं कर सकेगा। उसके वसाइल महदूद थे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसे दरियाफ्त किया कि यहाँ आस पास बहरिया का कोई एमुनिशन डिपो मौजूद है। उसने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा, पूना छावनी को जो सड़क जाती है उसकी नुक्कड़ पर बाएं जानिब जमीन दोज डंप है जहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहता है। यहाँ जमीन के अंदर लंबे लंबे तहखाने हैं जहाँ असलहे की भारी मिकदार रखी गई है। यकीनन इस जगह इस किस्म के बम भी होंगे, मगर वहाँ जाएगा कौन? मैंने कहा, वहाँ मैं जाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ एक बार इस इलाके में किसी तरह चक्कर लगवा दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी वजह ये थी कि मैं खुद पेंसिल बम नहीं बना सकता था और तजुर्बे ने ये बात साबित कर दी थी कि तबाही फैलाने में इन बमों की कोई मिसाल नहीं थी। और ये जदीद तरीन बम थे जिनके बारे में मुझे यकीन था कि बहरिया के फौजी असलहा डिपो में जरूर मौजूद होंगे। वो बोला, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तुम्हें मेरी तरह एक मलंग साधु का रूप धारना होगा, मगर मैं एमुनिशन डिपो के गेट के आगे ही से तुम्हें गुजार सकूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी था। दोपहर के बाद मैं अपने जट्टाधारी एजेंट के साथ कान की सुरंग से इस हालत में बाहर निकला कि मेरे सर पर लंबे उलझे हुए बालों वाली विग थी, चेहरे पर लंबी मसनूई दाढ़ी थी, जिस्म पर सिंदूर मला था और कमर के गिर्द सिवाय एक लंगोटी के और कुछ नहीं था। हम दोनों के हाथ में एक एक बांस था जिसमें घुंघरू बंधे थे। वो मुझे मुख्तसर रास्तों से गुजारता पूना छावनी की तरफ ले गया। हम एक नाले की चढ़ाई चढ़कर बाहर सड़क पर निकले तो सामने कांटेदार तार की दीवार जा रही थी। एजेंट ने बताया कि ये एमुनिशन डंप वाली ग्राउंड की दीवार है। मैंने देखा कि ग्राउंड में एक जानिब बड़ी ऊंची ऊंची टीला नुमा कब्रें बनी हुई थी। यही असलहे के जमीन दोज गोदाम थे। इलाका खाली खाली था। कुछ फासले पर नाले के ऊपर हमें दूर से एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया। एजेंट ने मुझे इशारा किया और हमने बांस के घुंघरू बजाते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। हम रक्स भी कर रहे थे और सीताराम का विर्द करते आगे भी बढ़ रहे थे। हम उसी तरह मज्जुबाना रक्स करते मरहट्टा फौजी के आगे से गुजर गए। खारदार तार बाएं तरफ मुड़ गई। हम भी उसी तरफ घूम गए। एजेंट ने सरगोशी की, आगे एमुनिशन डंप का दरवाजा है। हम रक्स करते हुए खारदार तार की दीवार के गेट पर आ गए। जहाँ 2 फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे। मैंने पूरी अय्यारी और चौकसी से जायजा लेना शुरू कर दिया। इस खारदार गेट से अंदर की जानिब बहुत बड़ी कब्र के दामन में एक लोहे का दरवाजा लगा था जो बंद था। ये असलहे के जमीन दोज गोदाम का दरवाजा था। वहाँ भी 2 फौजी पहरे पर खड़े थे। वो हमें रक्स करते देख कर मुस्कुरा रहे थे। हमने थोड़ी देर खारदार तारों वाले गेट के आगे धमाल डाली और फिर आगे चल दिए। ग्राउंड आंखों से ओझल हुई तो हमने रक्स करना बंद कर दिया। एजेंट मुझे मुख्तसर तरीन रास्तों में से गुजारता हुआ वापस कान के अंदर कैबिन में ले आया, जहाँ अमजद मौजूद था। एजेंट ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि बराह रास्त एमुनिशन डंप में दाखिल होना कमांडो अटैक से भी नामुमकिन है। मेरा असल मिशन ट्रेनिंग सेंटर की एटमी तजुर्बा गाह को तबाह करना था। अगर मैं अपनी सारी ताकत पेंसिल या टाइम बमों को हासिल करने में खर्च कर देता हूँ और जख्मी हो जाता हूँ या पकड़ लिया जाता हूँ, जिसका इम्कान बहुत था, तो मेरा मिशन अधूरा रह जाता। ये काम मुझे अकेले ही सरअंजाम देना था। मैंने दूसरे रास्ते से ग्राउंड में दाखिल होकर गोदाम तक पहुँचने का फैसला कर लिया। एजेंट खामोश रहा। अमजद ने मेरे साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा, तुम्हें दूसरे मिशन पर मेरे साथ चलना होगा। ये काम मैं अकेला ही करूंगा। मैंने एजेंट से कहा कि मुझे एक खंजर या कमानीदार चाकू की जरूरत है जिसका फल वार करते पीछे को ना झुक जाए। वो बोला, मैं शाम को ले आऊंगा। मैं उसी रात फौजी असलहे के गोदाम पर अटैक करना चाहता था क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।